नमस्ते एंड हाय, वेलकम टू फाइनेंस डिकोडेड विद प्राची। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और बजट 2023 के आने के बाद ये स्कीम और भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और कोई भी डाउट ना रहे इस वीडियो को देखने के बाद, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहला तो वीडियो को बीच में कहीं पे भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि बेसिकली हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है। गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमारे सीनियर सिटीजन्स अपने रिटायरमेंट के बाद फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकें। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी का है तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें आप जो भी कैपिटल लगाते हैं, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, वो टोटली रिस्क फ्री है। इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। अब आइए देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को खुलवाने की एलिजिबिलिटी क्या है। इस अकाउंट को कौन कौन खुलवा सकता है। सबसे पहला तो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो इस अकाउंट को खुलवा सकता है। इस अकाउंट को आप जॉइंट मोड ऑफ ऑपरेशन में भी खुलवा सकते हैं। अब जॉइंट मोड ऑफ ऑपरेशन में खुलवाने के लिए इसकी एक कंडीशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस के साथ जॉइंटली इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। अब स्पाउस कौन हुआ? अगर आप मेल हैं तो आपकी जो वाइफ है वो आपकी स्पाउस हुई, अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड आपके स्पाउस हुए, और कोई भी फैमिली मेम्बर इस अकाउंट में जॉइंट मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी एलिजिबिलिटी है, अगर आपने वीआरएस लिया है और आपकी उम्र 55 से 60 साल के बीच में है तो भी आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तीसरी एलिजिबिलिटी है, अगर आपने 50 साल से पहले ही अपना रिटायरमेंट ले लिया है तो भी आप इस अकाउंट को खुलवाने के लिए एलिजिबल हैं। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए 6 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। सबसे पहला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, दूसरा है KYC फॉर्म, तीसरा है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, चौथा है पैन कार्ड, पांचवा है एड्रेस प्रूफ एंड छठा है आपका एज प्रूफ। अगर आपने वीआरएस लिया है तो आपको ऊपर के 6 डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको अपना रिटायरमेंट प्रूफ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब अगला हम देख लेते हैं इसका मैच्योरिटी पीरियड। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो लॉक इन पीरियड है वो है 5 साल का। आप 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो इसे 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो टोटल इस स्कीम का जो टेन्योर है वो है 8 साल। 5 साल तो मैंडेटरी है और 5 साल के बाद आपकी मर्जी है, आप चाहें तो उसे 3 साल के लिए और इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर क्वार्टर डिसाइड करती है। इस क्वार्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.2%। इस क्वार्टर का मतलब हुआ अप्रैल, मई और जून के बाद हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए। आपको यहाँ पर ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे आपने अपनी स्कीम में पैसा लगाया है वो ही इंटरेस्ट आपका 5 साल तक चलेगा। मान लीजिए आपने पैसा लगाया इस क्वार्टर में, अप्रैल, मई और जून क्वार्टर में, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2%। अब आपने इसमें पैसा लगा दिया तो आपको अगले 5 साल तक 8.2% पे ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अच्छा, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपकी 2 चीज़ें क्वार्टरली बेसिस पे होती है। पहला तो आपने देख लिया कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली रिवाइज होता रहता है, और दूसरा ये जो आपका इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है क्वार्टरली बेसिस पे। और क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट होने की जो डेट है वो लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर। तो लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर क्या हुआ? 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। अच्छा, और कौन कौन सी बैंक्स में ये अकाउंट खुलता है उसकी भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, जिससे कि आप एक डिसीजन बना लें आपको कौन से बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है। आपके घर के पास जो भी बैंक हो, आपको जो भी बैंक अच्छी सर्विस देता हो, आप उसमें ये अकाउंट खुलवाएं। लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक में सिर्फ एक ही बैंक है, ICICI बैंक, जो कि ये अकाउंट प्रोसेस करता है। उसके बाद सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन बैंक, PNB, IDBI बैंक,
इंडियन ओवरसीज बैंक, SBI, देना बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इसकी 30 लाख रुपए है। मिनिमम आप 1000 रुपये से अकाउंट खुलवा सकते हैं, पर मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए ही इसमें जमा कर सकते हैं। बजट 2023 के आने के पहले इसकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो 15 लाख रुपए थी, पर बजट 2023 में इसकी लिमिट जस्ट डबल कर दी गई है, 15 लाख से 30 लाख हो गई है। इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का गवर्नमेंट ने एक सेट पैटर्न बना दिया है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 1000 के मल्टीपल्स में ही करना है, जैसे कि 1000, 20,000, 50,000, और रैंडमली आप कोई भी अमाउंट इसमें जमा नहीं कर सकते। जैसे आपका मन किया कि 700 रुपये जमा कर दें, 1700, 2300, इस टाइप के फिगर्स, इस टाइप के अमाउंट आप इसमें जमा नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है वो 1000 के मल्टीपल्स में ही होने चाहिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट VRS के केस में डिफरेंट होती है। अगर आपने VRS लिया है तो जो आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। मान लीजिए आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अमाउंट है 10 लाख रुपए, तो आपकी जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट है, वो हो जाएगी ऑटोमेटिकली 10 लाख रुपए। यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप 1 लाख से कम अमाउंट जमा करना चाहते हैं तो आप कैश जमा कर सकते हैं, पर अगर आपका अमाउंट बड़ा है, 1 लाख से ऊपर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ चेक के थ्रू ही जमा कर सकते हैं। कैश उस केस में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या हैं? आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C अप टू ₹1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट ले सकते हैं आप। इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होता है। मतलब अगर आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 50,000 रुपये के ऊपर होता है तो आपको TDS देना पड़ता है, और TDS एट प्रेजेंट है 10%। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैक्स रिबेट मिल रहा है और इंटरेस्ट पे आपको TDS भी देना पड़ रहा है। तो देखिए, टैक्स रिबेट आप ले सकते हैं अप टू 1.5 लाख, वो एक अलग चीज़ हो गई, और 50,000 के इंटरेस्ट के ऊपर आपको जो टैक्स पे करना है वो एक अलग चीज़ है। तो 50,000 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है उस पर आपको 10% TDS पे करना पड़ेगा। और इसमें एक और बात आप ये ध्यान रखिए कि जैसे कि इस पर्टिकुलर स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है वो है 5 साल। पैसा आपने एक ही बार जमा किया है तो टैक्स रिबेट भी आपको एक ही बार मिलेगी। कई लोगों को लगता है कि 5 साल के लिए हमने पैसा जमा किया है, इसमें आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं 80C के अंदर, तो आप 5 साल के लिए हर साल उसे दिखाएंगे और आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। जिस साल आपने पैसा जमा किया उसी साल आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। रूल बहुत क्लियर है, एक बार पैसा जमा किया तो एक ही बार टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इंटरेस्ट पे जो TDS आप पे कर रहे हैं उसको बचाने का भी एक सल्यूशन है। आप 15H भर दीजिए हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही। इस स्कीम की एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि आप इसे प्री मैच्योर क्लोज भी करा सकते हैं। आपने 5 साल के लिए पैसा लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के लिए आपका पैसा अब आप छू भी नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो 5 साल के पहले आप पैसा अपना निकाल भी सकते हैं। उसकी 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहला, अगर आपने 1 साल से पहले ही अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर दिया है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई भी इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट हो गया है तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट करके आपको रिटर्न किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है, अगर आपने अकाउंट क्लोज कर लिया 1 साल के बाद पर 2 साल से पहले, मतलब 1 से 2 साल के बीच में आपने अगर अकाउंट को क्लोज करा दिया तो 1.5% डिडक्ट हो जाएंगे आपके प्रिंसिपल अमाउंट से। और तीसरी कंडीशन है, अगर आपने अकाउंट क्लोज कराया 2 साल के बाद पर 5 साल के पहले तो आपको 1% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और पेनल्टी जो चार्ज की जाएगी वो होगी आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। मतलब कि 2 से 5 साल के बीच में अगर आपने अकाउंट को क्लोज करा लिया तो आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% काट कर वापस किया जाएगा। अब अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? मान लीजिए अकाउंट होल्डर ने 3 साल चलाया इस अकाउंट को और तीसरे साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो फिर उस केस में 3 साल तक का तो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मिलेगा,
पर 3 साल के बाद जो 2 साल बचे, चौथा साल और 5वां साल, उसमें आपको सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट चल रहा होगा वो मिलेगा। आपके स्पाउस अगर नॉमिनी है या फिर जॉइंट होल्डर है और उसकी एज भी 60 ईयर्स से ऊपर है, तो वो इस अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है टिल मैच्योरिटी। पर एक कंडीशन ये है कि उसका कोई और सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका 5 साल का लॉक इन है, प्लस आप इसमें 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन के लिए आपको अप्लाई कब करना है ये आपको पता होना ज़रूरी है। मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर ही आपको इसको एक्सटेंड भी करना है। 5 साल ख़त्म हुआ उसके बाद आपको 1 साल के अंदर अंदर ही एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देनी होगी। और एक्सटेंड होने के 1 साल के बाद आप इसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में आपकी कोई पेनल्टी नहीं होगी, आपके अकाउंट में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो 5 साल के लिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लॉक हो जाता है। अभी जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2 चल रहा है, अभी कोई अकाउंट खुलवाता है तो उसका 5 साल तक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा 8.2%। पर एक्सटेंड कराते वक्त जो भी रिवाइज्ड रेट होगा उसको वो मिलेगा। 8.2% ही कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। 5 साल के बाद एक्सटेंशन के टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा आपको वो मिल जाएगा अगले 3 साल के लिए।